हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा इस वीडियो में बात करेंगे तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यू सेमेस्टर 4 के पेपर के बारे में। बच्चों को इस चीज़ की बहुत टेंशन थी कि मैम मेरा एग्जाम कैसे आने वाला है। बेटा इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने ना, मेरा जितना एनालिसिस था, जो एक्सपीरियंस था, इस वीडियो के अंदर मैंने डाल दिया। ये जो वीडियो है ऑनर्स प्रोग्राम दोनों बच्चों के लिए रेलिवेंट है। तुम्हारे से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल एंड तक सुना ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि मेरा पेपर का पैटर्न डिस्कस कर दूंगी। बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चन थे मुझसे, मैं एक एक का जवाब देकर चलूंगी। बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैम क्या मैं कोई यूनिट, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक लीव करके जा सकता हूँ। बताऊंगी तुमको। मैम मेरे पेपर का लेवल कैसा आएगा, डीयू की गाइडलाइन पर आके लिखा क्या, कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। और चौथी चीज, क्या सिर्फ थ्योरी मुझे पास करा दे कि थ्योरी के प्रोसेस से जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। बेटा रुको, तुम्हारे सारे डाउट का जवाब देते हुए चलूंगी। अब सबसे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, कॉस्ट शीट का वन शॉट मैं कब अपलोड करूं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है जी। अब बेटा उस वन शॉट के अंदर मैंने करवा क्या रखा है, मैंने तुम्हें पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यू करवा रखे हैं। उसको करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने, बिकॉज उसके अंदर जितने भी टाइप के कंसेप्ट आते थे, जो जो एडजस्टमेंट थी, सारी तुम्हारी कवर हो जाएगी। अब बेटा देखो, मैं तुमसे ना 2 मिनट लेना चाहूंगी, प्लीज मेरी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेना कि मैम आप कहना क्या चाहते हो और आपने मुझे ये वीडियो प्रोवाइड करने के लिए इतना देरी क्यों कर दिया, आप इतनी देर से क्यों लेकर आए। बेटा आज क्या था, आज थी 31 में जीएसटी का पेपर था, आज सेमेस्टर 6 के बच्चों का। अब बेटा देखो, मेरे को ना बस एक चीज चेक करनी थी कि जो मैं चीज एनालाइज कर रही हूँ, जो मैं चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो क्या सेम चीज अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। मैम कहना क्या चाहते हो। बेटा देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बताना चाहती हूँ कि ड्यू अब अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अब क्या था, पहले जब भी पेपर हुआ करते थे तो पहले 1 साल 2 साल मतलब 2 अटेम्प्ट तक डीयू जो था एज इट इज क्वेश्चन आपके दिया करता था, जो कि मैंने आपके सेमेस्टर 6 के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर देख लिया। बेटा एज इट इज क्वेश्चन आपके रिपीट होते थे प्रीवियस ईयर से। जो क्वेश्चन ऑनर्स में आता था पहले शाम में, वही आपके प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन एज इट इज आ जाया करते थे। बट जब डीयू तीसरी बार पेपर कंडक्ट करता है तो बेटा उसके अंदर वो लेकर आ रहा है अपने अंदर वेरिएशंस। वो आपका 50 to 60% जो पेपर का जो पैटर्न है, वो बेटा उसको कर रहा है चेंज। उसके अंदर नए नए क्वेश्चन इनकलकेट कर रहा है, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर देख रहा है कि उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, नए नए क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। और ये बेटा चीज मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वीडियो आपको मैं इसलिए देर से प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि मुझे चेक करना था कि क्या जो चीज मैं सोच रही हूँ जीएसटी के पेपर में वो होगी, क्या वो चीज हो रही है। इस बार जीएसटी का सेकंड अटेम्प्ट पड़ा था, मतलब ड्यू ने दूसरी बार पेपर कंडक्ट करवाया था एनईपी के अंदर, और बेटा सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आए थे। पर वो सेम चीज अब तीसरे अटेम्प्ट में नहीं लगेगी। मैंने जिस जिस के पेपर देख लिए, जो जो ड्यू तीसरी बार कंडक्ट कर रहा है, बेटा उसके अंदर वो ऐसी वेरिएशंस लेकर आ रहा है। वो कर क्या रहा है, वो नए नए क्वेश्चन इनकलकेट कर रहा है, प्रीवियस ईयर से बहुत कम पूछ रहा है। वो कोशिश ऐसा कर रहा है कि पेपर का जो पहले पैटर्न चलता था 50 to 60% में उस पैटर्न को रिवाइज कर दूं। बेटा तुम्हारा भी इस बार तीसरा बार होने वाला है, थर्ड टाइम ड्यू विल टेक कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर अंडर एनईपी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया तुम्हारे को ये वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मैं खुद श्योर हो जाऊं, खुद मैं अपना एनालिसिस कर लूं कि जैसा मैं सोच रही थी कि दो बार पेपर बिल्कुल सेम आएगा, ईजी आएगा, मक्खन आएगा, क्या तीसरी बार भी वो आ रहा है, तीसरी बार नहीं आ रहा। ये चीज बेटा मैंने आपके सेमेस्टर 2 के अंदर भी चेक कर ली। ऑनर्स के पेपर के अंदर वो मेजर अपनी टेस्टिंग कर रहा है, चीजों को इनकलकेट कर रहा है और नए नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। अब बेटा देखो, सबके पास चैट जीपीटी है, वो क्या करता है, उस पर क्वेश्चन डालता है, नई नई एडजस्टमेंट निकल कर आती है। तो बच्चे की अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये भी बता के चलूंगी कि प्रिपरेशन के अंदर कौन से टॉपिक पहले करने हैं और कौन से टॉपिक बाद में करने हैं। क्योंकि तीसरे साल जब वो पेपर ले रहा है, तीसरे साल मतलब तीसरे अटेम्प्ट में तीसरी बार जब वो पेपर ले रहा है, वो हर चीज बेटा उसके अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा भी बेटा तीसरी बार अटेम्प्ट पड़ेगा, मतलब तीसरी बार ड्यू एनईपी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कंडक्ट करेगा। तो प्लीज मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हें बताना क्या चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस चीज का वेट कर रही थी आज की मेरे को दिख जाए कि आप जो मैं जीएसटी का पेपर एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसा आएगा वो वैसा आ रहा है। यस, दूसरी बार पेपर कंडक्ट हुआ था आपका एनईपी के अंदर, बिल्कुल सेम एज इट इज पेपर आया था जो मैंने एंटिसिपेट किया था। अब बेटा तीसरी बार वो अपने अंदर वेरिएशन लेकर आ रहा है। ये मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर टेस्ट कर लिया कि जब भी तीसरी बार पेपर आ रहा है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर रहा है, नए नए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा है। तो बेटा अब तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें सबसे पहले तो गाइडलाइन समझा देती हूँ। ये जो गाइडलाइंस है वो रेगुलर का बच्चा रेफर करेगा। ये जो सोल का बच्चा होगा और वो वीडियो देख रहा है, तो बेटा उसकी अलग गाइडलाइंस है, उसको ये वाली रेफर नहीं करनी। अब ऑनर्स प्रोग्राम के अंदर गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि आपके कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे सीएस से, और सिमिलरली आपके सीएस 6 से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये बात जो है ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के अंदर लिखी हुई है। अब बेटा यूनिट 4 से वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा एम्फोसिस करना प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर, प्रोसेस लॉसेस के ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी के ऊपर। और प्रोग्राम के अंदर वो लिख रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस लॉस, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी एज पर फीफो मेथड पे वो फोकस करके चलेंगे। ठीक है जी मैम, प्रोसेस कॉस्टिंग इन शॉर्ट अच्छे से करके जाना है, वो चीज पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद बेटा ऑनर्स के अंदर वो कह रहे हैं यूनिट 5 से आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज देख के जानी है, जो कि बेटा इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेट करती है। क्या प्रोग्राम वाले बच्चों को नहीं करनी। बेटा मैं ये सजेस्ट करूंगी एक बार पढ़ के जाना, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई टफ चीज नहीं है, बट आपको आनी चाहिए। बहुत ईजी जर्नल एंट्रीज होती है, तुमको भी पढ़ के जानी है, बिकॉज ड्यू अब बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है जब वो तीसरी बार एनईपी में पेपर अपना कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें पेपर पैटर्न बताती हूँ,
जिससे तुम्हें इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि क्या थ्योरी मुझे पास कराएगी या नहीं कराएगी। प्रोग्राम के बच्चों थोड़ा सा वेट करो, ऑनर्स के बच्चों को कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे ऊपर भी आऊंगी। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑनर्स का पेपर कैसे आ रहा था, 2 बार हुआ, 24 के अंदर, 25 के अंदर। अब देखो तुम एक चीज फिगर आउट करोगे, जितने भी मैंने ग्रीन मार्क क्वेश्चन कर रखे, ग्रीन मार्क कर रखे हैं, वो सारा तुम्हारा थ्योरी है, जितना भी रेड मार्क कर रखे वो सारा तुम्हारा प्रैक्टिकल है। मैम नटशेल बता दो। नटशेल में तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, पहले जब पहली बार 2024 में एनईपी का पहला पेपर हुआ था, थ्योरी तुम्हारी 14 से लेकर सिर्फ 36 नंबर की आई थी। जब दूसरी बार पेपर हुआ था थ्योरी और वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे ले गए, थ्योरी तुम्हारी 12 से लेकर सिर्फ 33 नंबर की आई थी। तो मैम इस चीज से मुझे क्या समझ में आया, इस चीज से मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगी, थ्योरी ऑनर्स के बच्चों को पास नहीं करवा सकती, उसको प्रैक्टिकल आना ही आना चाहिए। और प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या, वो तुमसे वेरिएशन पूछते हैं। देखो हम यहाँ पे समझाते तुमको, यहाँ पे यूनिट 1 कॉस्ट शीट और उसकी थ्योरी गिवन है। मटेरियल लीफो फीफो, मटेरियल में 3 चीजें आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल और लीफो फीफो, तीनों चीजें पूछते हैं। लेबर भी पूछते हैं। अब बच्चा मुझसे कहता है कि मैम मेरा सिलेबस रिड्यूस करा दो। अरे भाई सिलेबस तो मैं तेरा तब रिड्यूस करवाती अगर वो मटेरियल और लेबर में चॉइस देता कि या तो मटेरियल आएगा या लेबर आता, तब मैं तुम्हें कहती कि दोनों में से कोई एक चैप्टर करके चले तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगली बार उसने पेपर जो था उसका पैटर्न ही चेंज कर दिया, उसने मटेरियल और लेबर दोनों एक साथ दे दिए। जॉब कॉस्टिंग भी यहाँ पे तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही डाल दिया। तो बेटा इस बार जो तुम्हारा तीसरा बार होगा ना, तीसरा बार एनईपी में पेपर, उसके अंदर मैं सीधा बात ये एंटिसिपेट करती हूँ कि तुम्हारी जो चीजें हैं थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी, तुम्हारी थ्योरी की जो वेटेज होगी थोड़ी और कम हो सकती है। ठीक है जी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन जो आता है, एमएचआर वाला सेम रिपीट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर आता है तुम्हारा 12 नंबर का, 18 नंबर का, किसी हालत में नहीं तुम छोड़ के जा सकते। तो मैम ये सब चीजों का आप ले लेना स्क्रीनशॉट, बेटा अच्छे से देख लेना इसको, तुम तसल्ली कर लेना। मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि तुमको सिर्फ थ्योरी पास नहीं करवा सकती, ऑनर्स के बच्चों को अपना प्रैक्टिकल पे एम्फेसिस करके जाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल के ऊपर एम्फेसिस भी अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि बेटा वो ट्रेंड गया जब वो सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया करता था, अब वो थोड़े से स्लाइटली चेंज करके देगा। या फिर ऐसा नहीं कि पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन दे, क्या पता तुमसे 2017 2018 का क्वेश्चन उठा के दे दे। तो इसलिए थोड़ा सा ना अपने आप को उस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करके चलना। मतलब मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि जैसे नॉर्मल चल रहा है वो तो ठीक है, बट अपने आप को एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करके चलो। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताती हूँ, आज क्या होता है, जब मैं सेमेस्टर 6 की एनरोलमेंट लेती हूँ जीएसटी की, बेटा सेमेस्टर 6 की एनरोलमेंट में आप मानोगे 25 to 30% जो बच्चे होते हैं ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बैक दे रहे होते हैं, या अपना ग्रेड इंप्रूव कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सब्जेक्ट को इतना लाइटली लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, हो जाएगा, आराम से है, ईजी है, अकाउंटिंग है तो हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ 30% बच्चा जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग परचेज करता है, किस चीज की वजह से, कि उसको अपना ग्रेड इंप्रूव करना होता है। तो उनको मैं अभी बता रही हूँ कि यार अभी कर लो। जब तो पहले तुम्हारा पेपर आसान आया करता तब बच्चे से नहीं होता था, अब तो थर्ड टाइम जब हो रहा है वो वेरिएशन लेकर आ रहा है, तब भी तुमको अच्छे से फोकस करके चलना है। अब मैं तुम्हें फटाफट से बताती हूँ कि तुम्हें करके से चलना है। यूनिट 1 रिस्क ही नहीं लेने का, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, रिस्क नहीं लेना। अब दूसरी चीज, यूनिट 2 मटेरियल भी करना है, लेबर भी करना है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, कोई चॉइस नहीं आने वाली। मटेरियल लेबर में आ गई तो तुम्हारी अच्छी चीज है, बेनिफिट तुम्हारा, पर नहीं आई तो पिछली बार आई थी, नहीं आई थी। तीसरी चीज, सबसे पहले मशीन आर रेट का प्रैक्टिकल खत्म करो, उसके बाद थ्योरी अपनी खत्म करो। ये तुम्हारा काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद जो यूनिट 3 में करना है तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है और फिर ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन करना, मतलब अपने 2 जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए उनको कवर करके चलना है। यूनिट 4 में प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सबसे पहले प्रेफरेंस में करके जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसकी थ्योरी करनी है। ये तीनों काम पहली प्रायोरिटी पे करके जाने और उसके बाद जॉब और सर्विस कॉस्टिंग करके चलनी है। यूनिट 5 के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना और साथ साथ में तुम्हारे तो क्वेश्चन भी आता है जनरल एंट्रीज के ऊपर। देखो पिछली बार ही तुम्हारा क्वेश्चन आया था एंट्रीज, जनरल एंट्रीज के ऊपर, तो वो वाली जनरल एंट्रीज अंडर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम वो भी करके जानी है। तो मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बता दिया कि अब तुम अपने हिसाब से, किसी बच्चे को दिन में पढ़ना है, किसी को रात में पढ़ना है, किसी को शाम में पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन इस सीक्वेंस में कर लेना कि भैया मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ऐसे से करूंगा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, ना कहीं से भी पढ़ो, बस मेरे हिसाब से अपनी प्रिपरेशन ना कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए स्ट्रांग रख के चलना। मैं तुम्हें बस एक चीज सजेस्ट करूंगी, जिस बच्चे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेटा, उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं ये नहीं कहती मेरा कोर्स लो मुझसे पढ़ो, बेटा कहीं से भी पढ़, बट अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करके जाइए। अगर वीक है तो उसके लिए बेटा देखो, मैंने तो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका कोर्स डिजाइन करा था जिसका आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होगी। पर जिस बच्चे को लगता है कि मैम मेरे तो कंसेप्ट बिल्कुल टच है, मेरे को सब कुछ आता है, तो बेटा उस बच्चे को प्लीज ब्रह्मास्त्र तो करना ही चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसके अंदर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि भैया कैसे
कैसे कैसे मेरे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं। बेटा मैंने आपको यूनिट वाइज आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवा के ब्रह्मास्त्र के अंदर, तो बेटा उस चीज बच्चे को भी वो चीज रेफर करके जानी है। ठीक है जी। अब मैम लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, सब बच्चों को पता है। बस मैंने तुम्हें एक सोर्स दे दिया, अपने से खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, यूट्यूब से करनी है, तुम्हारे ऊपर है। बट मैंने तुम्हें एक एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर दिया कि बेटा अपना माइंड मेकअप वैसे करके जाना, जिसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, वो अपनी स्टडी प्लान नहीं कर पा रहा कि मैम मेरे पास 2 दिन है, 3 दिन है, वट एवर भी द टाइम, उसके पास जो भी टाइम है मैं कैसे सीक्वेंस से करूं। बेटा मैंने आपको 25 आवर्स के अंदर ये पूरा कंप्लीट करवा रखा है, जिसके अंदर आपको ब्रह्मास्त्र, अगर आप ये कोर्स लेते हो उसके अंदर आपको ब्रह्मास्त्र भी मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके अंदर आप ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा सकते हो, और इवन मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे, तो आपको अगेन ज्यादा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मेरा फोकस ये है कि अगर ऑनर्स के बच्चे हो ना तो अपने साथ खिलवाड़ मत करना, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर जरूर जाना। अब बेटा मैं आ जाती हूँ सीधा प्रोग्राम के बच्चों के पेपर पैटर्न के बारे में। अब उनके साथ क्या हुआ था वो समझने की कोशिश करना। 2024 2025 इन बच्चों के साथ भैया तुम्हारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं सीधा 18 नंबर के तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बच्चा कहेगा मैम मेरी तो 18 नंबर की थ्योरी भी आ रही है, मैं तो थ्योरी अटेम्प्ट कर लूंगा, प्रैक्टिकल को एलिमिनेट कर लूंगा। सबसे बड़ा तुमको एक ड्रॉबैक बताती हूँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? थ्योरी के अंदर तुम कितना ही सुंदर लिख लो, तुम पूरी की पूरी एज इट इज बुक लिख के आ जाओगे ना, वो तुम्हें पूरे नंबर नहीं देगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत डीयू के अंदर क्या होती है, बच्चे को भैया 18 नंबर के हिसाब से एक सफिशिएंट कंटेंट भी लिखना होता है। आज बेटा मेरी एफएमसी की चैट पे बहुत सारे बच्चे अपनी एक ही क्वेरी रेस करते हैं कि मैम मेरे ना टाइम कांस्टेंट है, इतना बड़ा मेरा एक तरीके से एग्जाम है, मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, और अगर मैं 18 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करने लग गया मेरे को कम से कम 8 से 10 पेजेस लिखने पड़ेंगे। पहली बात तो मैं सोचूंगा लिखूंगा, लिखने में मैम मेरे को मेरी एफिशिएंसी जो होती है वो स्लो होती है, मैं लिख भी नहीं पाता और मेरा पूरा पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए तुम ये दिमाग लगाओ यार कि अगर तुम प्रैक्टिकल करके जाते हो 2 से 2.5 पेजेस के अंदर तुम्हारा बड़े से बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन निपट जाता है, वो खत्म करना है, या फिर तुम्हें 10-10 12-12 नंबर के पेजेस भरने, थ्योरी लिखनी है। भाई जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, जो कहानियां बना सकते हैं, वो थ्योरी लिखो। अगेन पूरे नंबर तुम्हें मिलने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि अगर तुम्हारे आंसर सही है वो स्टेप मार्किंग करते हुए जाएंगे, तुम्हें नंबर देते हुए चलेंगे। बट अगेन एक चीज बता दूं, प्रोग्राम के बच्चों के अंदर भी तुम्हें क्या है, प्रैक्टिकल उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। भाई 18 नंबर के प्रैक्टिकल आ रहे, तुम्हारे कोई मजाक थोड़ी है। एक सीधी सी मुझे बात बताओ, 18 नंबर का मतलब एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हो गया, तुमसे हर चीज पूछ रहे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाना। अब थ्योरी के अंदर भी ड्रॉबैक है, थ्योरी के अंदर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है। बच्चे मैं तुम्हें दोनों चीजें बता रही हूँ, थ्योरी अगर अटेम्प्ट करोगे टाइम कांस्टेंट है, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और तुम एवरेज ही स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज प्रैक्टिकल करोगे टाइम कम लगेगा, पर थोड़ी सी ना अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी सी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, मेहनत करनी है तुमको। अब मशीन आर्ट का है, ये अच्छे से करके जाना है, तो बेटा ये तुम्हारा है, तुम इसकी फोटो लेके चलना। ये तुम्हारा पेपर पैटर्न था 2024-25 के अंदर, तुम्हें इसको ऐसे से रेफर करके जाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, तुम्हें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज थ्योरी में तो तुम घूमते रह जाओगे, कितना लिखोगे। मैं बच्चे को जेन्युइनली बताती हूँ, जो बच्चा सिर्फ ये सोच के जाता है ना कि मैं सिर्फ थ्योरी के भरोसे जाऊंगा, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करके आ पाता। मैक्सिमम अपने पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन कर पाते हैं। अब बताओ कि तुम 3 क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसके अंदर से भी वो क्या आ रहे हैं, तुम्हें पूरे नंबर देगा नहीं, तो अगेन तुम्हारे लिए ड्रॉबैक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके चलो। अब करना कैसे, मैं तुम्हें उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें यूनिट 1 का प्रैक्टिकल करना है, कॉस्ट शीट करनी है, थ्योरी भी करनी है, उसके साथ साथ में अपनी सेफर साइड के लिए मटेरियल करना है, लेबर करना है, कोई चॉइस नहीं भैया, मटेरियल करना है, लेबर करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, थ्योरी भी करनी है सेफ साइड पे। मशीन आर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स के लिए भी, प्रोग्राम के लिए भी, हर बार क्वेश्चन आता है। तो मशीन आर्ट का प्रैक्टिकल करना है, अगेन थ्योरी करनी है यूनिट 3 की, इस प्रायोरिटी में करना है, और उसके बाद अदर टॉपिक्स करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन का, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का, तो उसके बाद करना है। प्रोसेस सबसे पहली प्रायोरिटी पे प्रोसेस और अपनी थ्योरी निपटानी है, सबसे पहले करनी है। मतलब जो ये प्रायोरिटी लिख के दे रही हूँ ना, सबसे पहले तो इसको एक कैटेगरी बना लो अपनी कि पहले तो मैं ये करके जाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे मेरा टाइम अलाउ करेगा फिर मैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स पे शिफ्ट करूंगा। तो प्रोसेस सबसे पहले, थ्योरी सबसे पहले, और उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करके जाना। और यूनिट 5 में तो कुछ छोड़ने लायक है नहीं, थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है। इस तरीके से बेटा तुम्हें मैनेज करना है कि तुम्हें कैसे करना है। अगर मैं तुमको बता देती हूँ, तुम्हारे लिए भी बीकॉम प्रोग्राम ओरिएंटेड मैंने बेटा कोर्स अपना डिजाइन कर रखा है, जिसके अंदर तुम्हें 25 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको तुमको ब्रह्मास्त्र के जो लेक्चर्स है वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। जिस बच्चे को लगता है कि मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैम अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, मेरे को किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तुम बीकॉम प्रोग्राम के ब्रह्मास्त्र से कर सकते हो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे कैसे कैसे आए थे। ठीक है, मेरे को बस इतनी सी बात तुम्हें बतानी थी। बेटा मैं किसी बच्चे को कुछ डरा नहीं रही, धमका नहीं रही, बस मेरी ये चीज है, मेरा ये मानना है कि मैं हर बच्चे को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करूँ। तुम्हें कमाल की बात बताती हूँ, आज जीएसटी का पेपर था, जीएसटी के पेपर के लिए तुम मानोगे नहीं, इतने बच्चे मेरे पास मैसेज आते रोज, मैम मैं क्या ये चैप्टर छोड़ दूँ, ये चैप्टर छोड़ दूँ, ये चैप्टर छोड़ दूँ, मेरा कोर्स बहुत बड़ा, सिलेबस बहुत बड़ा, ये चैप्टर छोड़ दूँ। मैंने एंड
डेट तक भी उसको ये बोला था कि मैं तुम्हारे एक नंबर का भी लॉस नहीं चाहती, मैं तुम्हें कभी भी गलत डायरेक्शन गाइड नहीं करूंगी, तुमको सारा करना है तो सारा ही करना है। और जीएसटी पेपर में बेटा ऐसा ही होता है, उसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही चैप्टर में से आते हैं, तो वो कुछ छोड़ के जा ही नहीं सकता। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बोलती कि बेटा तो ये छोड़ के चला था, वही पेपर में आ जाता, तो वो क्या करते। तो बेटा इसीलिए अपनी सिलेक्टिव स्टडी को जहां पॉसिबल थी वहां तुम्हें बताया, जहां पॉसिबल नहीं है और जहां पे मेरे को दिख रहा है कि ड्यू अपना पेपर पैटर्न थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हुए जा रहा है, तो वहां पे रिस्क लेके प्लीज मत जाना। और क्यों नहीं लेके जाना, मैंने तुम्हें उसका रीजन भी बता दिया कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के ग्रेड को ही ठीक करने के लिए सेमेस्टर 6 में पेपर फिर से देते हैं। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे करो। मैंने तुम्हें सारे सोर्सेज वगैरह हर चीज प्रोवाइड कर दी है। आई होप मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स का जवाब दे दिया कि ड्यू की गाइडलाइंस क्या थी, तुम्हारे पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। और बेटा मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अगर इस चीज को इवेल्युएट किया ना, जो तुम्हारा प्रोग्राम का पेपर हो रहा है उसके अंदर भी जो तुम्हारी थ्योरी है वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रही है, थ्योरी धीरे धीरे वो कम करते हुए जा रहे हैं, ताकि बच्चा अब अपने आप को ऐसा नहीं करे कि भैया बहुत एंटिसिपेटेड पेपर है, थ्योरी के मैंने 4 क्वेश्चन पढ़े, प्रैक्टिकल के 4 क्वेश्चन पढ़े, मेरा काम बन गया। ये काम अब वो ऑनर्स से, प्रोग्राम से, दोनों से चीजों को हटा रही है। तो इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट फॉर दिस पेपर, ठीक है। मैं डरा नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही, बस तुम्हें एक देखो, अभी मैं बोल दूंगी, तुम स्टूडियस हो जाओगे, तुम सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कर लोगे, और वो तुम्हारी थोड़ी सी सीरियसनेस तुम्हारे पेपर में तुम्हें रिजल्ट आके देगी, ठीक है जी। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी कि मैम हाँ आपने सही टाइम पे मेरे को एक चीज़ बता दी, कोई बात नहीं बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि मैम आप जो चीज़ बताते हैं मैं उस पर फेथ करता हूँ, अगर तुम्हारा पेपर आसान आया कोई बात नहीं, यू वर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, आपने वर्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो आपका साथ अच्छा होगा। पर अगर इतना सा भी कुछ चेंज कर दी उन्हें, फिर भी तुम बच जाओगे, अगर तुमने मेरी बात सुन रखी थी तो, ठीक है जी। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना पेपर करना, ध्यान रखना, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और बेटा हाइड्रेटेड रखना, घबराने की बात नहीं है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते चलो। मैंने तुम्हें बता दिया, जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है उसको ब्रह्मास्त्र रेफर करना है, जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है उसको अपने कंसेप्चुअल नॉलेज पे भी वर्क करके चलना है बेटा, ठीक है।